हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्विन मैथ्स पर। कल हमने कला की परिभाषा और उसके प्रकार तथा आलेखन और आलेखन के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम रंगों की उत्पत्ति और उसके प्रकार को पढ़ेंगे। रंगों की उत्पत्ति और उसके प्रकार। जिस प्रकार काव्य रचना का आधार शब्द होता है, उसी प्रकार आलेखन कला का आधार रेखाएं एवं रंग होते हैं। रंग आलेखन को सौंदर्य प्रदान करते हैं, जिसके लिए रंग संयोजन का ज्ञान होना आवश्यक है। रंग की उत्पत्ति। रंगों की उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश से हुई है। रंगों की उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश से हुई है। रंगों की उत्पत्ति और उनके स्वभाव। रंगों की उत्पत्ति और उनके स्वभाव के आधार पर रंगों को दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर रंगों के दो भेद माने जाते हैं, जिनमें पहला प्रारंभिक अथवा मौलिक रंग, जिन्हें हम इंग्लिश में प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं। जिन रंगों में कोई अन्य रंग नहीं मिला होता है, अर्थात प्रकृति ने जिन्हें रंगों का मूल आधार बनाया है, उन्हें प्रारंभिक रंग कहते हैं। ये रंग तीन होते हैं, जो निम्न है: नीला, पीला और लाल। ये तीन रंग प्रारंभिक कलर कहे जाते हैं तथा अन्य जितने भी कलर होते हैं प्रारंभिक रंगों के मिश्रण से शेष सभी रंगों का निर्माण होता है। दूसरा, द्वितीयक अथवा गौण रंग, जिन्हें हम इंग्लिश में सेकेंडरी कलर्स भी कहते हैं। प्रारंभिक रंगों के मिश्रण से बना रंग द्वितीयक अथवा गौण रंग कहलाता है। यद्यपि द्वितीयक रंग अनगिनत होते हैं, परंतु मुख्य रूप से कुछ मुख्य रंग हरा, नारंगी और बैंगनी होते हैं, जो नीला और पीला से मिला के हरा बनता है, जिसमें और पीला तथा लाल को मिलाने से नारंगी बनता है और नीला और लाल को मिलाने से बैंगनी मिलता है। तो आइए आगे चलते हैं। आदर्श रंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आदर्श रंग। आदर्श रंग तीन प्रारंभिक रंग तथा तीन मुख्य द्वितीयक रंग के समूह को आदर्श रंग कहते हैं, जिसमें नीला, पीला, लाल, हरा, नारंगी और बैंगनी होते हैं। ओस्टवाल्ड के रंग। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने प्रकाश के रंग विभाजन के आधार पर चित्रकला से संबंधित 8 आदर्श रंग की परिकल्पना की है, जिन्हें ओस्टवाल्ड के रंग भी कहते हैं, जिन्हें हम ओस्टवाल्ड के रंग के नाम से जानते हैं, जिसमें नीला, आसमानी, गहरा हरा, धानी, पीला, नारंगी, लाल तथा बैंगनी है। दूसरा, प्रकृति अथवा स्वभाव के आधार पर रंगों के भेद। प्रकृति के आधार पर या उनके स्वभाव के आधार पर रंग निम्न 4 प्रकार के अथवा रंगों के निम्न 4 भेद होते हैं। पहला, विपरीत रंग। ओस्टवाल्ड चक्र में आमने सामने स्थित रंग विपरीत रंग कहलाते हैं।
जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र है यह, इसमें जो विपरीत कलर रहेंगे ओस्टवाल्ड चक्र है ये पूरा, जिसमें विपरीत कलर यानी आमने सामने वाले कलर जितने भी रहेंगे वे विपरीत रंग कहलाएंगे। जैसे लाल हरा, जैसे लाल हरा, नारंगी आसमानी एक दूसरे के सामने है, और पीला नीला एक दूसरे के सामने है, तथा धानी और बैगनी एक दूसरे के सामने है। ये आपस में विपरीत कलर कहे जाते हैं। दूसरा है समान रंग। ओस्टवाल्ड चक्र में आसपास के कोई भी तीन रंग परस्पर समान रंग कहलाते हैं। इन्हें सहयोगी रंग भी कहते हैं। इन्हें सहयोगी रंग भी कहते हैं। आसपास के कोई भी तीन हो जाएंगे तो उन्हें समान रंग कहेंगे, और इन्हें कौन सा रंग कहते हैं? सहयोगी रंग भी कहते हैं। ये रंग हैं, ये रंग कौन कौन से हैं? पीला नीला लाल एक साथ रहेगा तो उन्हें समान रंग कहेंगे। दूसरा, या फिर नारंगी लाल बैगनी, या लाल बैगनी नीला, या बैगनी नीला आसमानी, या नीला आसमानी हरा, या आसमानी हरा धानी, या फिर हरा धानी पीला, या धानी पीला नारंगी। ये सब जो हैं समान रंग होते हैं। तीसरा तटस्थ रंग, तटस्थ रंग जिन्हें हम उदासीन रंग भी कहते हैं। काला और सफ़ेद रंग तटस्थ रंग होता है। ये दोनों रंग हल्का या भारी शेड बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो चौथा है गर्म और ठंडे रंग। ये बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में ऑप्शनल में ज़रूर पूछता है, इसे ध्यान से समझेंगे। गर्म और ठंडे रंग। लाल रंग को आग का प्रतीक तथा नीला रंग जो है जल का प्रतीक होता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग गर्म होता है और जल क्या होता है? ठंडा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाल रंग के सहयोग से बना रंग, लाल रंग के सहयोग से बना रंग गरम रंग तथा नीले रंग से बने रंग ठंडे रंग कहलाते हैं। अब उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रमुख गरम रंग जो प्रश्न में पूछे जाते हैं वे हैं लाल, पीला, नारंगी, बैगनी। ये चारों गरम रंग हैं तथा नीला, हरा, आसमानी और धानी ये चार कलर ठंडे रंग होते हैं। अब चलते हैं, इसके बाद यहाँ तक रंगों का हो जाता है काम समाप्त। इसके बाद आगे आते हैं रंगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। रंगत, ये क्या होता है? रंगत का मतलब टिंट इंग्लिश में इसको कहते हैं। किसी प्रधान या गौड़ रंग में सफ़ेद रंग मिलाने पर जो रंग तैयार हो जाता है उन्हें हम रंगत कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद रंग, किसी भी प्रधान या गौड़ रंग में सफ़ेद रंग मिला देते हैं तो वे रंगत कहलाते हैं। छाया, ये छाया क्या होता है? किसी प्रधान या गौड़ रंग में अगर काला रंग मिला दिया जाए, किसी प्रधान या गौड़ रंग में काला रंग मिला दिया जाए तो वो जो है शेड कहलाता है। क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। अब आगे आते हैं, आलेखन के लिए उपयुक्त रंग कौन कौन से होते हैं? आलेखन के लिए पोस्टर रंग सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि पोस्टर रंग जो होते हैं अपारदर्शी होते हैं और इसलिए इन्हें एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर रंगोली वगैरह बनाते हैं तो एक रंग के ऊपर दूसरा कलर भी रख के आराम से रंगोली तैयार कर लेते हैं। उसी प्रकार
ये रंग आपस में एक के ऊपर एक चढ़ाते रहेंगे तो उसके ऊपर जो रंग रखेंगे तो वह रंग दिखेगा, न कि मिक्स दिखेगा। ठीक है, इसलिए आलेखन के लिए पोस्टर रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। आलेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अच्छा, आलेखन करते समय भी ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं जिन्हें ध्यान देना पड़ता है। जैसे पहला नंबर है, छात्र को अपने हाथ साफ कर लेने चाहिए और चित्रकला में प्रयोग होने वाले सभी वस्तुओं को भी साफ कर लेनी चाहिए तथा उन्हें सूखे। दूसरा नंबर में लिखे हैं कि चित्रण करते समय साफ सूती कपड़ा अपने पास रखना चाहिए। अच्छा, हाथ साफ करने का मतलब उसे अच्छे तरीके से साबुन से धोकर उसे जो है साफ कपड़े में पोंछ लेना चाहिए। इसके बाद आज जितने भी हम कला सामग्रियां हैं उन्हें भी साफ कर लेना चाहिए और फिर चित्रण करते समय अपने पास जो है सूती कपड़े रखना चाहिए, क्योंकि जब कहीं ज़्यादा रंग या फिर कम रंग होता है तो उसको मिटाने वगैरह के लिए चाहिए होता है। आगे आते हैं पेंसिल के बारे में। पेंसिल आलेखन करते समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। पेंसिल का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें हम पेंसिल में HB और 2B का प्रयोग करते हैं। बारीक नोक बनाकर रखना चाहिए। HB पेंसिल जो कि हमें मार्केट में एकदम आसानी से उपलब्ध है, जो कि छोटे बच्चे स्कूल में लेकर जाते हैं, जिससे लिखते हैं, वही HB पेंसिल है। जो नटराज वाली, अप्सरा वाली, ये सभी जो हैं HB पेंसिल होती हैं, 4 HB पेंसिल होती हैं, सॉरी। और HB पेंसिल उसी तरह मिलता है। और पेंसिलें कई टाइप्स की होती हैं, B होता है, 2B होता है, 3B होता है, 4B होता है, इस तरह से 8B तक पेंसिल्स होती हैं। इनमें हमें 2B का यूज ज़्यादा करना है। 2B का प्रयोग जो है हमें किसी डिज़ाइन को प्राप्त करने के लिए, ट्रेस करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम आलेखन को अच्छे तरीके से बना पाते हैं। बारीक नोक बनाकर रखना चाहिए सभी पेंसिलों की। पेंसिल को सदैव हल्के हाथ से चलाना चाहिए, सदैव हल्के हाथ से चलाना चाहिए, ठीक है, ताकि उन्हें आसानी से मिटाया जा सकता है अगर गलत हो तो। आगे आते हैं रबड़ के प्रयोग के बाद। जैसे रबड़ से हम पेंसिल कहीं गलत हो जाता है पेंसिल से बनाते समय, तो उस समय रबड़ का प्रयोग करते हैं। तो रबड़ का प्रयोग करने के जस्ट बाद हमें कागज़ को साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि जो उसका जो रबड़ का रह जाता है पेज पर, उससे वो साफ़ हो जाए, ठीक है। आगे आते हैं 5वां नंबर, आलेखन की इकाई आवृत्ति के लिए बारीक पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना चाहिए। आलेखन को बहुत ही अच्छे से बनाने के लिए हमें पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना चाहिए। आगे आते हैं नंबर 6 नंबर, रंग भरते समय आलेखन के ऊपर एक रफ कागज़ रखकर भरने चाहिए। बट हम तो कहते हैं भाई कि अगर पेंसिल से भी आप ड्राइंग कर रहे हो तो हाथ के नीचे एक कागज़ रख के ड्राइंग करेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हाथ पर पेंसिल का किसी प्रकार से अगर लग जाता है तो पूरा पेज गंदा हो जाता है, जिससे कि हमें आलेखन अच्छा नहीं दिखता है, बार बार उसे मिटाना पड़ता है। तो रफ़ कागज़ एक हाथ के नीचे हमेशा रख कर ही आलेखन बनाएं तो अच्छा होता है। इसके बाद 7वां नंबर है, ब्रश को पानी में नहीं डालना चाहिए, जिससे कि ब्रश जो होता है उसकी जो ब्रश की रेशे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, पानी में डालने से ज़्यादा दिन नहीं चल पाते हैं, इसलिए उन्हें पानी में न डाल के अगर कोई दूसरी सामग्री से अगर उसको साफ़ कर लें तो ठीक है। अगला है, आलेखन को आकर्षक व सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आलेखन को जब भी बनाएं तो उसे अच्छा और सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अब आगे जो है चित्र के साथ मिलेंगे। आज के लिए